नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए, चुनावों का ऐलान हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही अब यहां पुजारियों और मुअज्जिनों को बड़ी सौगात मिल गई है। ये बड़ी खबर। और पश्चिम बंगाल में पुजारियों और मुअज्जिनों को मानदेय 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब हर महीने 2000 इन्हें मिलेंगे। और चुनाव के ऐलान से आप देखिए, सवा घंटे पहले यहां ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया। और सीएम ममता बनर्जी यहां पर आज दोपहर एक्स पर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि पुजारी और मुअज्जिन समुदाय की आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने मानदेय योजना के तहत पुजारियों और मुअज्जिनों की सभी नई आवेदनों को मंजूरी दे दी है। अब ममता लिख रही हैं कि अब इस ऐसे माहौल में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हम ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं जो बहुत बेहतर होना चाहिए। माहौल बनाने पर गर्व करते हैं, जहां हर समुदाय परंपरा को महत्व दिया जाता है और मजबूत किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षणों को उचित सम्मान और समर्थन मिले। लेकिन फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से चुनावों का ऐलान हो गया है और विधानसभा की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की बात करें तो 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच में यहां पर आप देखिए किस तरह से मई 2026 में ही इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी घोषणा कर दी गई। और ममता बनर्जी की तरफ से कुछ घंटे पहले ये अहम घोषणा यहां पर की गई है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को बकाया डीए मार्च 2026 से मिलेगा। सीएम कह रही कि जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान है। उन्होंने राज्य सरकार से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों से जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए रोपा यानी कि ROPA 2019 के तहत महंगाई भत्ते डीए के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला कर दिया है। और अब यहां पर आप देखिए जिस तरह से इस प्रक्रिया को सही किया गया, शुरू किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन शैक्षणिक संस्थानों के लाखों शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, साथ ही पंचायत, नगर पालिकाओं, अन्य स्थानीय निकायों जैसे अनुदानित जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश। लेकिन संस्थानों के कर्मचारी और पेंशनर को इस फैसले का लाभ मिलेगा। तो साथ ही ये भी बताते चले कि रोपा 2009 के तहत यहां डीए का भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा और राज्य के वित्त विभाग की ओर से विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन यहां पर फाइनल लिस्ट में बंगाल एसआईआर को लेकर अगर बात करें तो आपने देखा चुनावों से पहले किस तरह से घमासान वहां पर मचा, लेकिन अब चुनावों के दौरान किस तरह का समीकरण बनेगा ये भी देखना होगा। क्योंकि एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 7.04 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हैं, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 1 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी और 7.66 करोड़ से घटकर ये 7.04 करोड़ रह गया है। यानी कि एसआईआर से अब तक 63.66 लाख नाम कट गए हैं और जो कुल मतदाताओं का 8.3% है। और दिसंबर में जो मसौदा जारी हुआ था उसी सूची में 58 लाख से भी ज्यादा नाम हट गए थे। फिर सीओ की तरफ से कहा गया था कि 60 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम की जांच अभी भी जारी है। लेकिन 21 के चुनावों की बात करें तो 294 में 166 सीटों पर जीत का अंतर है, जिसमें 25,000 से भी कम है। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये बहुत है कि इनमें 102 टीएमसी के पाले में गई थी, 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 5,000 से कम अंतर वाली 36 सीटें थी, जिसमें भाजपा 22, टीएमसी 13 जीती थी। तो ऐसे में एक एक वोट बहुत अहम है। हालांकि 25,000 से ज्यादा अंतर वाली 111 में 108, 50,000 के अंतर वाली 43 सीटें टीएमसी ने जीती थी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो विश्वनाथ जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज चुनावों की तिथियों का ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई, लेकिन उस बीच में बड़े ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से सवा घंटा पहले कर दिए जाते हैं, क्या समझा जाए? विश्वनाथ जी, आवाज आ रही है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं विश्वनाथ जी? हाँ जी, हाँ सुशील, जी। हाँ चलिए जवाब दीजिए फिर कि कुछ घंटे पहले मानदेय बढ़ा दिया गया,
पुजारियों का, मुइज्जिनों का? धन्यवाद। देखिए आशा जी, जो कुछ किया जा रहा है, जब आप कोई भी सत्ताधारी दल जब चुनाव में जाता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ये होता है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, ये बताए कि देखो मैंने इतना काम किया, इतना कर सकते थे, इतना किया है। अब देखिए दूसरे राज्यों में भी ये इस तरीके का हुआ है, महिलाओं को दिया गया, किसी और वर्ग को दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए धार्मिक आधार पर एक इंक्लिनेशन देने का प्रयास किया गया। हाँ। मूल भावना क्या है कि वो मुसलमान, उनका मूल वोटर जो है उसको टारगेट किया है, लेकिन सवाल कोई न उठाए, इसलिए चंद जो पंडित हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ कर दिया गया। आप देखिए जो मूल हिंदू वोटर था उसका जितना शोषण हुआ, पोस्ट इलेक्शन जितना क्राइम हुआ है बंगाल में, मुझे लगता नहीं देश में किसी भी राज्य में ऐसा हुआ होगा। किसी स्टेट ने कम से कम पोस्ट इलेक्शन वायलेंस की इतना विभत्स रूप कभी नहीं देखा जितना पश्चिम बंगाल ने दिखाया, जहां एक उसका पार्टी का सत्ताधारी दल का एक विधायक और 2 सभासद के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। आप समझिए कितना गंभीर विषय होगा। यानी एक मतलब अपराधियों से बदतर अगर एक कोई राजनीतिक दल कार्य करने लगे, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। तो आप इसको, अब चूंकि परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं, वो बॉर्डर का है, वहां मुस्लिम वोटर्स का मुस्लिम्स का इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम्स का, और उसके बाद एक ऐसा क्रिएट करना कि हमारा एक ऐसा सेटअप बन जाए कि हम एक अलग तरीके से, एक दूसरे शब्दों में कहें तो उसको एक अलग राज्य, अलग देश के रूप में संचालित करना। केंद्रीय जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं, उन सबको धता बताते हुए मुख्यमंत्री इस तरीके से बिल्कुल अनार्किस्ट की तरह से जब काम करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंजिंग विषय है वहां के लोगों के लिए भी, वहां अच्छा के राजनीतिक दलों के लिए भी। सुशील जी, ये बताइए कि भाजपा कांग्रेस किस तरह से इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कूदेंगी, क्योंकि टीएमसी तो वहां पर दावेदारी अपनी पेश कर रही है और स्ट्रांग पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार बिगुल फूंक दिया है। कल आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा जंगल राज का अब समय खत्म हो गया है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका। लेकिन ममता बनर्जी अगर धार्मिक आधार पर मानदेय बांटने की कोशिश करती है तो ये किस और इशारा करता है? देखिए आशा जी, बंगाल में बीजेपी ने काफ़ी काम किया पिछले 2-3 सालों से। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ आते जाते रहे, तो बीजेपी ने अपनी बेस बना दी, जो पिछले बार भी इलेक्शन में हुए, काफ़ी सीटें इनको मिली। उससे ऐसे लगा कि बीजेपी का जो पल्ला है इस बार थोड़ा भारी रहेगा। और दूसरा चीज जो 65 लाख वोट इनके काट गए, वो सीधे से ममता बनर्जी जी के जो वोट है वो कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि ममता जी ने जितने भी बांग्लादेश से लोग हैं, 2-3 करोड़ लोगों को बंगाल में शरण दे के उनको वहां पर बसा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में जितने भी बांग्लादेशी लेडीज वगैरह जो काम करते हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर है, बाकी चीजें सब्जी बेचने वाले हैं, वो इलेक्शन के टाइम सारे बंगाल जा रहे हैं वोट डालने के लिए। मैंने एक से पूछा कि आप क्यों जा रहे हो वापस? वहाँ जो लेडीज है हर महीने उनको 2,500 रुपये का ये मिलता है, वो कैश मिलता है। और उसके बाद ममता जी ने बड़ी फैसिलिटीज रखी, यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी वो जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनको, टीएमसी उनको फाइनेंस कर रही है। ये ममता जी का हाल है। लेकिन बीजेपी की एंट्री वहाँ इस वजह से सक्सेसफुल रहेगी क्योंकि जो हिंदू वहाँ पर सोए हुए थे वो अब थोड़े बहुत जाग गए। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई हिंदू या वहाँ यही नहीं अच्छा करता था, मनोज जी, डेयर ही नहीं करता था कि भारतीय वो जनता पार्टी, मुस्लिम के खिलाफ ठीक आ है लिए। सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 77 ऐसी विधानसभाएं सीटें वहां पर चुनी गई हैं, जो 77 सीटें हैं उन पर ज्यादातर फोकस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाला गया है। क्या लगता है कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा?
सही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से लास्ट विधानसभा इलेक्शन में लगभग 70 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को आया था, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा कि कम से कम वो तो बच जाए। हम्म। हालांकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा जिस तरह से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने वहाँ पे पिछले 5 दिन का उन्होंने जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया था, ताकि जो है लोग जो है बीजेडी की ओर आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ जो है ममता बनर्जी जो है पिछले 5-6 महीने की अगर हम बात करें तो एसआईआर को लेकर के हम्म। उन्होंने बखूबी वहाँ पे ज़्यादा प्रदर्शन किया और इसको लेकर के अपने पार्टी वर्कर्स को एनर्जाइज किया कि कम से कम जो टीएमसी का जो वोटर्स है उसका जो है डिलीट ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ममता बनर्जी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ अगर लोकल इशू को उठाए तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। जिस तरह से आपने वोटर्स की अगर बात कही, लगभग 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स का इसमें नाम आ रहा है कि जिसमें 60 लाख जो है सस्पिशन में है, 30 लाख जो है वो डिजीज पाए गए हैं। तो ये सब जो वोटर्स जो घटा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही टीएमसी के लिए बहुत ही सरदर्द होगा। और जैसे कि 77 40 लाख का जो विधानसभा डिफरेंस सीटें, रहा। जो कि 3 सीटों से उन्होंने अपनी यात्रा को तय किया था, 77 विधानसभा सीटों तक 38% वोट पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का, जो कि अचंभे में डाल गया था टीएमसी को भी कि आखिर इतना वोट कैसे ले गई भारतीय जनता पार्टी। अब इस बार आपको क्या लगता है कि 38% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? क्योंकि इस बार जो मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और फिर प्रधानमंत्री ने तो इतना भी कह दिया कि भाई हमने तो बहुत योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई, बहुत पैसा भेजा, लेकिन इन लोगों ने पैसा ही नहीं लगाया है, अपनी जेबें भर ली। सही बात है। इस मुद्दा को लेकर के जैसे मनरेगा को लेकर के भी बोला गया कि फंड जो है बंगाल को नहीं मिला, वहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं मैं तो मनरेगा में पैसा भी दिया। हालांकि अब तो जी राम जी वो हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लोकल इश्यूज पे ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कुछ बढ़त लाएगी। हम्म। जैसे आपने भी शेयर किया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है, इसको अगर इफेक्टिवली जो है बंगाल गवर्नमेंट लागू नहीं कर पाई है, ये भी एक सही है। इस इश्यूज को अगर उठाए और स्टेटिस्टिक्स वे में अगर इसको एक्सपोज करे, लोगों के पास जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन वही जो है हिंदू मुस्लिम वाला इशू मामला अगर आगे बढ़ जाता है आने वाले समय में, हालांकि वो टीएमसी चाहेगी कि हिंदू मुस्लिम का मामला ज़्यादा उठे ताकि जो है उसको एक पर जो अगर मुस्लिम हिंदू नॉर्मली मुस्लिम का वोटर्स मामला होते हैं। उठता है विश्वनाथ जी, तो हुमायूं कबीर को याद कर लेते हैं। जी। उन्होंने तो अलग ही मोर्चा खोल दिया है। आपको नहीं लगता है कि इस बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अलग से, कांग्रेस अलग से भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने की कोशिश करेगी? फिर हुमायूं कबीर तो टीएमसी से ही निकल कर बाहर आए हैं, तो ज्यादातर मुस्लिम वोट वो ले जाने में सक्षम रहेंगे। क्या समझते हैं? बस परिस्थितियां तो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि वोट अगर बटेगा तो फिर जाहिर तौर पर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसलिए आपने आज मास्टर स्ट्रोक डालने की कोशिश कर दी। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी कुछ चंद घंटे पहले इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक डालती हैं, इससे पहले जो दावा हुआ था उसे पूरा नहीं किया गया, लेकिन जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तारीखों का ऐलान होना है, उससे चंद घंटे पहले आप एक बड़ा ऐलान कर देती हैं, तो आप समझती हैं कि परिस्थितियां बदल रही हैं। देखिए आशा जी, कोई जिस तरीके से आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहें, जो जो भी प्रयास किया है, देखिए मुसलमान उनका वोटर, उसको वो एक अपना वोटर एक कोटरी मान के चलते हैं। उनका मूल लक्ष्य हिंदू वोटर्स को तोड़ने का है। देखिए इसीलिए उनको अचानक अंत में, उनको जब चुनाव से पहले उनको मंदिर याद आ जाते हैं कि इस मंदिर की आधारशिला रख लो, उसकी रख लो। उसके बाद वो हर हर महादेव करके और ढेर सारे इस तरीके से, जो कभी भी नहीं हुआ, 15 साल में कभी नहीं हुआ। अब उनको वो सब हिंदू धार्मिक व्यवस्था के वो सभी प्रतिमान याद आ रहे हैं, जिनसे वो अपने आप को हिंदू धर्म की एक हिस्सा होने का एक प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक के साथ कुछ हिंदू वोट्स को रिटेन कर पाए, ये प्रयास। मुझे लगता है ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल कार्य जरूर है। हालांकि लोग बहुत भोले होते हैं, कई बार घूम जाते हैं, उनको लगता है महिला है, बहुत सरल है,
लेकिन वो उनके पीछे का जो खेल है उसको नहीं देख पाते। ये बात ठीक है कि एक वर्ग विशेष में ममता की लोकप्रियता है, एक वर्ग विशेष में है, क्योंकि उन्होंने उनको अपने सांगठनिक ढांचे का एक हिस्सा बना दिया। उन्होंने उनको वसूली का, बाहर से आओ, विदेश बांग्लादेश से आओ, पूरी व्यवस्था दी, सेटअप दिया, सिस्टम दिया, आओ रहो, और उसके बाद हमारी सत्ता को रिटेन करने के लिए हर 5वें साल मारपीट, वोट, जो कुछ करना पड़े वो करो। वो एक सिस्टम बन गया वहां पे। ठीक है सुशील जी, पहले लेफ्ट तो पूरा सिस्टम था, पहले लेफ्ट सिस्टम इसके लिए बदनाम था, अब मायावती ने उसको कई गुना आगे बढ़ा दिया है। मैट्रिक्स का लेकिन अब इसको कितना कर ओपनिंग पाएंगे? पोल आ गया है सुशील जी, जो कि मैट्रिक्स आईएनएस जो ओपनिंग पोल दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार पर जनता का भरोसा कायम है अभी भी, क्योंकि वो टीएमसी को 155 से 170 सीटें दे रहा है, फिर बीजेपी को 100 से 115, एआईएम को 5 से 6। ये बहुत अर्ली तो नहीं होगा क्योंकि अब तो कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है। फिर अन्य को वो छूने से 1 सीट दे रहा है। आप क्या समझते हैं, परिस्थितियां बंगाल के अंदर बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? क्योंकि दांव तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा लगाया है। देखिए ये जो इन्होंने सर्वे दिया, अभी तो सर्वे का तो बिल्कुल ये है नहीं। जब तक इलेक्शन की मशीनरी या जो लोग इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे तब तक इसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत बार क्या हुआ, जहां बहुत सारे स्टूडेंट जो इन्होंने अपने सर्वे दिया वहां उल्टा रिजल्ट निकला इस चीज का। ये अभी ये कह नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो दावा किया कि वो ही सही है। अब इस इलेक्शन में बहुत सारे रीजंस है, जैसे आपने हुमायूं कबीर की बात की, देख लीजिए हुमायूं कबीर का जो इफेक्ट होगा बहुत सारा कम होगा, मिनिमल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है, ये फैसला वो लोकल मस्जिद से नहीं होता है, ये फॉरेन कंट्री से भी इसका ये डायरेक्शन आते हैं, फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो इनके हैं उलेमा वगैरह वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती है। क्योंकि ये इनको पता है कि अगर हमारा वोट बढ़ गया तो बीजेपी सरकार अगर बन जाएगी तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए वो वोट ना बटे, जैसे आपने यूपी में देखा है, बाकी स्टेट्स में भी देखा, जो माइनॉरिटी वोट, जो मुस्लिम वोट है, एकजुट करके इनको फैसला आ जाता है ऊपर से किसको वोट डालना है। ये आंखें बंद करके उसको वोट डालते हैं। अब पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो गए, क्योंकि जिस हिसाब से कलकत्ता में या हम बंगाल में जिस हिसाब से बहुत सारे ऐसे वाकयात हो गए जहाँ पर देखा गया कि हिंदू हर साइड से पिट रहे हैं। जैसे एसआर पे भी जो ममता जी ने बड़े जोर लगाया था, जो भी इलेक्शन के या जो एजेंट जो एसआर के जो ऑफिसर थे वो जाते थे सर्वे करने, उनको घरों में घुसना नहीं जाते दिया जाता था, मोहल्ले में नहीं पर घुसने पश्चिम दिया बंगाल जाता, के अंदर उनकी जो पिटाई मुस्लिम होती थी। आबादी है, नहीं सुनिए ना सुशील जी, 30% ऐसी लगभग संख्या है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल के अंदर, और राज्य की विधानसभा सीटें जो 294 है, उसमें 40 से 50 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर जिसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण 24 परगना है, फिर वीरभूम जैसे जिले हैं जो मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा है। तो 50% से भी ज्यादा मुस्लिम हैं इन इलाकों के अंदर। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को बदलेगा इस बार? ये मुस्लिम जो सीट्स है मैक्सिमम जो उसमें जाएंगे तो टीएमसी ही ले जाएगी। लेकिन इसमें भी आप देखना बीजेपी की ट्रेंड क्या रहेगी। अगर बीजेपी ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए जो लगता है कि जो बहुत सारे स्टेट्स में जो उन्होंने औरतों को वादे किए, महिलाओं को वादे किए, उन्होंने बाद में पूरे भी किए। अगर बीजेपी ऐसे आप मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीजें रखते, हो सकता है मुस्लिम जो जेंट्स है, मेल वोटर्स, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हो सकता है कुछ सीटों पे कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम वुमेन मत बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए खाली एक प्लस पॉइंट है, जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो गए। क्योंकि जो बंगाल का जो मेजॉरिटी वो हिंदू कम्युनिटी है, वो समझ गए कि ममता ने बंगाल को कौन सी बर्बादी पे लेके आई। इसलिए लगता है कि अगर वो हालात रहे, जैसे यूपी में अभी हम पहले मानते थे कि कुछ 70-80 सीट्स पर तो जो बिल्कुल मुस्लिम्स को ही जाएगी, वो नहीं हुआ, डिफरेंट में डिवाइड हो गई थी। ऐसे यहाँ पर भी देखना है कि जो ये 70 सीट्स है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी वाली जितनी भी सीटें हैं वो सारी टीएमसी के पाले में जाएंगी। आप कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं? क्योंकि 77 सीटें तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां जीती हैं,
और कांग्रेस को तो अचंभे में वहां पर डाल दिया। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कांग्रेस लगातार अभी भी कोशिश करेगी, वो पीछे हटने वाली नहीं है। मनोज जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर और सीपीआई अगर वहाँ पे इफेक्टिवली अगर लड़े तो मुस्लिम एरियाज में भी जो है डिवीजन ऑफ वोट हो सकता है, और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और टीएमसी का वोट वहाँ पे कम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी देखने में मिलेगा आने वाले समय में कि कांग्रेस जो है बंगाल में किस तरह से इलेक्शन लड़ती है, और राहुल गांधी जी वहाँ पे कितना अपना चुनाव प्रचार करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और ये भी देख रहे हैं कि अलायंस की एक भी अगर हम बात करें तो ओवैसी जी जो हैं वो भी क्या वो टीएमसी से अलायंस उससे हो पाता है या नहीं हो पाता है, या इससे जो है कांग्रेस या उससे अलायंस कर पाता है या नहीं पाता है। हम लोगों ने बिहार में देखा कि ओवैसी जी बहुत बोल रहे थे कि आरजेडी को कि आप मेरे साथ अलायंस कीजिए और हम लोग जो है लड़ेंगे, इंडिया ब्लॉक में आएंगे, लेकिन आरजेडी ने उसे मना कर दिया। इससे जो है आरजेडी को घाटा भी हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर और ओबीसी अगर दोनों साथ में अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सीपीआई हो, अगर ये इसका सीट बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि टीएमसी का जो है वोट कमेगा, और हो सकता है कि एक डिफरेंट रिजल्ट भी मतलब हम वोट लोग देख बंटना सकते हैं। जरूरी है, अगर वोट बंटेगा तो ही फायदा होगा। विश्वनाथ जी वो कह रहे हैं कि वोट बंटना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तो तंज कस दिया। उन्होंने कहा ये जो आज यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान हुए ये तो स्टंटबाजी कर दी गई। डीए को लेकर लंबे समय से तो विवाद चल रहा था और आप इतनी जल्दी इस पर काम कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है ये पूरा मामला। वो कह रहे हैं आखिरी समय में ये स्टंट है। ये आशा जी ठीक बात, बिल्कुल सही बात इसलिए है, आम जनता भी चीजों को देखती है और समझती है, आपका परफॉर्मेंस देखती है। हर चुनाव में दो विषय इश्यूज होते हैं, एक सेंट्रल कह लीजिए या एंकरिंग मुद्दा कह लीजिए, और एक सेकेंडरी मुद्दा, कुछ सेकेंडरी मुद्दे होते हैं या उनको सब्सिडरी मुद्दे। तो इसमें कम से कम जहां तक लॉ एंड ऑर्डर है वो मुझे लगता है कि वो एंकरिंग मुद्दा होगा, सेंट्रल मुद्दा होने वाला है। बाकी सब्सिडरी मुद्दों में नहीं, आप वो तो जो ये कह रहे हैं ना योजनाएं कि दे भाई रहे हैं या आपका जिस 500 रुपया बढ़ा दिया गया है हर महीने, अब आपको 2000 रुपया मिलेगा। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उन्होंने डाल दिया ना, वो कह रहे हैं कि आपके तो सरकारी जो कर्मचारी थे वो पहले ही हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटा चुके थे। वहां से हाईकोर्ट से राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि ये डीए जारी होना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो पहले से ही मुद्दा बना हुआ था, तो जी इस पर स्टंट खेलने की जी तो जी जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। वही कह रहा हूँ कि आम जनता को ये बात समझ आती है, उसको सब कुछ उसके डोमेन में उसे दिखता है, उसे पता है कि ये तो मजबूरी में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आपको करना ही था। उसके बाद आप 10-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे पहले और उसका अनाउंसमेंट करके अगर आप उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की सोच रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि जनता चीजों को समझती है कि आपकी नीति क्या है और नीयत क्या है, टाइमिंग क्या है किसी निर्णय को लेने का, और टाइमिंग के पीछे का रीजन क्या है। जब दोनों चीजें पता होती है तो जनता वो अपने समय में बिल्कुल साइलेंट जवाब देती है, उसको अंदर जाना है और वोट कर देना है। तो इस इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। अब ये इसका जो काउंटर मान लीजिए, अभी बीजेपी जो चीजें लेकर आती है आएगी, क्योंकि मेन प्लेयर तो बीजेपी और टीएमसी है, कांग्रेस तो नेपथ्य में खड़ी है। अब कितनी मेहनत से कांग्रेस चुनाव लड़ती है या उसका दोबारा टीएमसी से अपना योग अलायंस करके और कुछ थोड़ा सा अगर सीरियसली लड़ने का प्रयास करती है तो हो सकता है कि कुछ वोट बटे, मुस्लिम वोट्स। अगर वो मुस्लिम वोट्स बटते हैं तो ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि देखिए 1-2% वोट शेयर कम होने से बहुत सीटों में फर्क पड़ जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस क्या वॉकओवर देने की इच्छा में है टीएमसी को, या वो सचमुच अपना रिटेंशन रखना चाहती है, अपना जो उसका वोट शेयर है उसको रिटेन करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है। अगर लड़ाई लड़ती है तो ये बीजेपी के हित में होगा। तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर कुछ परसेंट भी 15-20% मुस्लिम वोट भी पा लेती है कांग्रेस तो ये बीजेपी के हित में होगा। एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद स्कीम्स, अभी तो बीजेपी अपना जब आश्वासन पत्र लेकर आएगी जो वहां के लोगों के लिए जो वहां की आवश्यकताएं हैं क्या ऑफर करती है, कैसे करती है, क्योंकि
परफॉर्मर रही है बीजेपी। जिन राज्यों में मतलब उसने कहने का आश्वस्त ये है कि किया अब उसमें नजर तो उसने मैनिफेस्टो पर रहेगी। सुशील जी, आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोकस किन मुद्दों को लेकर होगा? क्योंकि जब आप एक रणनीति बनाते हैं तो आपने देखा ही पहले से ही चुनाव के दौरान जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया था उसी वक्त प्रधानमंत्री ने अपना गमछा घुमाते हुए कह दिया कि अब तो अगली बारी बंगाल की है। देख लीजिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पहले से जब पिछले 2-3 साल से बीजेपी वेस्ट बंगाल में काम कर रही है। आपने देखा होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी हर 1 महीने 2 महीने के बाद वेस्ट बंगाल का दौरा करते हैं। बीजेपी में जो इन्होंने सेल्स वगैरह बना के रखे, जो इस चीज़ पे अपनी नज़र रख रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बीजेपी की स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनती है। आप देख लीजिए, बिहार चुनाव में जो बीजेपी ने महिलाओं का वादा किया 10,000 रुपये देने का, तो उससे कितनी स्थिति बिहार की जो बीजेपी के हक में चली गई। ऐसे महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हो गया। दोनों जगह अगर हो सकता है बंगाल में, क्योंकि और लोगों को भरोसा भी है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बंगाल में भी लोगों को महिलाओं को वादा करते हैं हम आपको 10,000 रुपया देंगे, बहुत सारे महिला जो वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि ये देखा गया कि यदि ये कि बीजेपी खाली वादे करते हैं लेकिन वो वादे फिर बाद में निभाती भी है। आप देख लीजिए, ममता जी को भी इस चीज का पता है। इस बार ममता जी भी थोड़ी बहुत घबराई हुई है। सबसे पहले देख लीजिए, पहले जो वो देती थी या फंड देती थी खाली वो इमाम और मुजीन को देती थी। बाद में उन्होंने जब देखा कि हिंदू लोग नाराज हो गए तो उन्होंने पुरोहितों को भी ऐड कर दिया। इसमें भी जो आज के अनाउंसमेंट है उससे मैं जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो इमामों को मिलेगा। उनका 2,500 से 3,000 लेकिन तक हो ममता जाएगा। बनर्जी की जो पुरोहित वगैरह कल्याणकारी क्या हो गया, योजनाएं हैं ना, 15,000 एक सेकंड सुनिए ना, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण, बंगाल की बेटी, ये वाली जो छवि है इस पर जोर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से पिछले चुनावों में, जो कि पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में पकड़ भी बनाई और 10,000 से ज्यादा वोटों से हर एक सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अगर नंदीग्राम की बात करें तो ममता बनर्जी तो खुद वहां पर हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार तो फोकस रहेगा कि भाई महिलाओं को लेकर अगर आपने दावा किया था तो काम करेंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े ऐलान करने से क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद, और मनोज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बंगाल के अंदर चुनाव है, लेकिन अब रणनीति किस तरह से हर एक पार्टी ने बनाई है ये देखना होगा, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि जितनी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो सीपीआईएम की बात हो, चाहे वो एआईएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, टीएमसी की बात हो, या टीएमसी से निकले हुए नेताओं की बात हो, जितनी भी पार्टियां वहां पर चुनावी मैदान में कूदेगी उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि टीएमसी का वोट बैंक बटेगा तो ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अब देखना ही होगा कि समीकरण क्या बनते हैं। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।